मान लो अभी हमने चैप्टर वाइज दे दिया, हर एक चैप्टर का देते चलेंगे, उसके बाद मैं आपके कंबाइंड टेस्ट बना के पीडीएफ के फॉर्म में भी दे दूंगा। आप अपना रिवीजन चालू रखो। दूसरा, वो जो एनसीईआरटी वाला सेशन है ना, पूरा मैं सारे चैप्टर्स का कराऊंगा। तो उससे आपको क्या फायदा होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो अगर आप उसे देखोगे ना तो आपको सारा रिवाइज हो रहा होगा, और बहुत छोटी छोटी लाइनें भी उसमें हम लोग डील कर रहे हैं, है ना। तो उससे आपको फायदा हो जाएगा, आप उसको अपने हिसाब से देखकर बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर, सही है। बाकी असर्शन रीजन वगैरह के लिए ज्यादा परेशान मत हुआ करो, वो पिछली बार 2 ही आए थे, हो सकता है इस बार आए ना। ठीक है, बस भाई हो, तुम बिना बात के नेता हो रहे हो, बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करेंगे। हाँ, अगली क्लास किसकी है? बी आंसर की। अरे यार ये क्या हो गया, एक गड़बड़ है। रुक जाओ भाई, बेटा एक गड़बड़ है, पेन ड्राइव है नहीं। मेरी जो पेन ड्राइव होती है वो अभी है नहीं, और वो छोटी कैसे बता देता हूँ। नहीं नहीं यार, सुबह क्लास के लिए उसमें लगाई थी, उस वाले लैब उसमें। और सुबह जब कैब बुक करी, उसने सीधे बोला भैया हम अंदर नहीं आएंगे, पानी लगा हुआ है। हाँ, पूरा पानी लगा हुआ था जिधर था, तो उस चक्कर में शायद छूट गई। चलो इस पे पढ़ते हैं, कोई नहीं। हाँ, अरे पढ़ेंगे, पिटाई कर दूंगा तुम्हारी मैं। हेडिंग डालो। पहले कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजिकल के करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड को। हेडिंग डालो लिविंग वर्ल्ड। कुछ क्वेश्चन पहले बायोलॉजिकल के कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड कितना सिलेबस कट गया है पहले एक बार मैं बता देता हूं। देखो बच्चे, लिविंग वर्ल्ड में जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो 2 ही हैं। टॉपिक्स हमारे पास सिर्फ 2 हैं बेटा इसमें। एक टॉपिक आपके पास नॉमेनक्लेचर है, सही है। एक टॉपिक इसमें क्या है, नॉमेनक्लेचर है। और दूसरा टॉपिक क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। ये 2 टॉपिक हैं जो आपके पास लिविंग वर्ल्ड में बचे हैं। एक नॉमेनक्लेचर है, और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, क्लासिफिकेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन। एक नॉमेनक्लेचर है, दूसरा हमारे पास क्लासिफिकेशन। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर, सही है। तो ये 2 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। बाकी के सारे जिनके पास नई एनसीईआरटी है, क्या क्या कट गया मैं बता देता हूं, उनको चाहे दिक्कत ना हो। एक फीचर ऑफ लिविंग कट चुका है। पहले होता था ना ग्रोथ, याद है ये सारा, रिप्रोडक्शन, तो ये कट चुका है। एक टेक्सोनोमिक एड्स कट चुका है। ये अच्छा बड़ा टॉपिक होता था, बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, ये भी कट चुका है। ये 2 टॉपिक कट चुके हैं, 2 बचे हैं। एक छोटा टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारे पास, नॉमेनक्लेचर। और एक बड़ा टॉपिक है जिसका नाम क्या है हमारे पास, क्लासिफिकेशन। यहां तक समझ में आ रही है? ये 2 टॉपिक हमारे पास है बस। ठीक है, एनसीईआरटी है किसी के पास, नई वाली है? दिखा बेटा एक बार, ये दे बच्चे, ये नई है पुरानी है? पुरानी वाली है। इसमें से जिनके पास पुरानी है देख लो, ये सिर्फ पहला पैराग्राफ है नई वाली में, सबको दिख रहा है, सही है। उसके बाद यहां से है आपके पास, ये जो है ना डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यहां से है। तो पहले पैराग्राफ के बाद डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। उसके बाद वो यहां खत्म हो जाता है, ये टेबल के साथ मेरे ख्याल से। ये जो पेज 11 पर टेबल है ना, ये टेबल नहीं है, होगी टेबल बेटा, टेबल नहीं हटाएगा, ये टेबल पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है? उसने बाकी सब हटा दिया है, सही है। बाकी कौन कौन सी चीजें हटा दी मैंने बता दी, 2 टॉपिक हटा दिए बेटा उसने। एक एक फीचर ऑफ लिविंग, दूसरा टैक्सोनॉमिक एड्स। तो हम लोग इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉमेनक्लेचर पे जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग कुछ बेसिक सी चीजें पढ़ रहे हैं, उसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो इसके अराउंड पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर के अराउंड। नॉमेनक्लेचर के अराउंड बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है।
अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। नॉमेनक्लेचर टॉपिक का नाम है, पर उससे पहले रुक जाओ, नॉमेनक्लेचर मत लिखो, सबसे पहले लिविंग वर्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं। रुक जाओ, हम लोग लिविंग वर्ल्ड जो है उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं। कहां घूम के आ रहे हो भाई तुम? बोरिंग रोड चौराहा। इसकी कुछ डेफिनेशन है, इस पे बात करते हैं। बेटा जो बच्चे, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं यू वाईटी पे करा रहा हूँ एनसीईआरटी लाइन, वो सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ, बहुत सारा बच्चा हिंदी मीडियम भी है, या बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश बहुत वीक होती है, या बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि कितनी एनसीईआरटी पढ़नी है। उनको फायदा होगा, इवन जिसके 600 होते हैं उसको भी फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइनें वो भी छोड़ता है। क्लियर है? और ज्यादा लेक्चर नहीं, मान लो एक चैप्टर में ज्यादा 4 से 5 घंटे में वो समझ आ जाएगा, तो उसके बाद आप चाहो खुद रीड करोगे तो आप 1-2 घंटे में एनसीईआरटी रीड कर ले जाओगे, फिर उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है? और मैं फॉलो भी करूंगा, जैसे इसके बाद मैं कराऊंगा सेल साइकिल, फिर मैं कराऊंगा सेल, और उसके बाद फिर लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम। मैं सीक्वेंस यही फॉलो करूंगा जो आपका चल रहा है। ठीक है? उससे आपको अपना मतलब सिलेबस, और एमडी सर भी इसी के अराउंड शायद आज जब चालू करेंगे वो भी इसी के अराउंड करेंगे। क्या चीज? ऑर्गेनिक के लिए भी बात करते हैं बेटा एक बार सर से। सेल साइकिल में इस वीक में कराऊंगा, मैं देख कल कल मैं कराऊंगा बायोलॉजिकल के 2 लेक्चर चाहिए, कल और परसों। तो कल क्या, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मैं बात करूंगा बेटा भी। देख बच्चे, ऐसा होता है सब कुछ धीरे धीरे करके करेंगे, लेकिन करा देंगे उसको, क्योंकि आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तो नीड होगी एनसीईआरटी की लाइन की। ठीक है? करते हैं उसको। है क्या चीज? दोनों जरूरत पड़ेगी आपको, फिजिकल से ज्यादा ऑर्गेनिक। फिजिकल सर्वे सर करा देंगे, उनको पता क्या कराना उसमें से, लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी मैं बात करता हूँ, है ना? कोई भी मतलब करा देंगे, जैसा बात करके अपने आप से, जो जिस पे थोड़ा टाइम निकलेगा। ठीक है? मैंने सुबह का टाइम इसलिए लिया है क्योंकि नहीं, सुबह के टाइम मेरे लिए सही इसलिए क्योंकि शाम के टाइम में बहुत सारे लोग कुछ कुछ करा रहे हैं, पहला। दूसरा, सुबह मेरे को क्या हुआ था, नॉर्मली मैं सुबह उठने वालों में से हूँ, मतलब मैं रात में नहीं पढ़ता कभी ना, मैं रात में बहुत जगता हूँ। ठीक है? तो मैं नॉर्मली सुबह 4 बजे, 3 बजे और 5 बजे उठ के खुद से पढ़ता था। तो पीछे क्या हो गया, थोड़ा हेल्थ का हो गया, तो मैंने ये प्लान किया कि भाई 6 बजे अगर मुझे क्लास लेनी है तो मैं 4 बजे उठूंगा, थोड़ा घूम फिर लेंगे, फिर आके क्लास पढ़ाएंगे। उससे अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी कुछ दिन तक, क्योंकि शेड्यूल चेंज नहीं होता आसानी से। लेकिन एक बार तो इसलिए उसको 7 करा, क्योंकि 2 दिन से जब जहां ले रहे थे वहां पे कई बार नेटवर्क इशू होता है, 6 बजे कोई फोन नहीं उठाता, तो इसलिए 7 बजे कर दिया। तो 7 से 8:30, 7 से 8 चला करेगा। जिसको लाइव देखना लाइव देखो, लेकिन अपने हिसाब से कर लेना, क्योंकि आपको फायदा होगा। ठीक है? अपने हिसाब से करना, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ सुबह, क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बनेगा, नहीं तो शाम में डेली छूटेगा। कहीं ना कहीं हम किसी मीटिंग में होते हैं, कुछ डिस्कस हो रहा होता है या कुछ और होता है, तो वो छूट जाता है। ठीक है? मैं भी इसलिए कर रहा हूँ सुबह। ठीक? और सुबह में क्या होगा, किसी की क्लास नहीं आती है, तो आराम से बच्चे को 1 घंटा 1.5 घंटा देखना चाहे, जो देखना चाहे वो देख सकता है। ठीक है? क्लियर है? तो उस तरीके से इसको देख रहे हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड को। पहले पैराग्राफ को, एनसीईआरटी है सबके पास अभी? एक बार पढ़ो, मैं आपको कुछ समरी बताऊंगा जो ध्यान रखनी है। सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना है। कब लाओगे बेटा एनसीईआरटी? तुम में से है किसी के पास? पढ़ो उसमें से, शेयर करके पढ़ो। दे दो भाई इसको, एक दो इनको। व्हाट इज लिविंग? तुम्हें सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना है। व्हाट इज लिविंग नहीं है उसमें, नई वाली में है? नहीं है। पहला पैराग्राफ पढ़ना है बस। व्हाट इज लिविंग हट गया। मैं चाह रहा हूं तुम देखो कितनी बढ़िया इंग्लिश लिखने की कोशिश करी है उसने, कि जो कुछ भी समझ आ रहा है मुझे बताना। हाँ? क्या नहीं समझ में आया? है? कैनोपी? गैलोपिंग, चौकड़ी मारते हुए घोड़े। एक होता है घोड़ा तेज दौड़ना, एक होता है मस्ती में आराम से दौड़ना, उसकी बात कर रहा है वो। हाँ।
तूने मेडागास्कर मूवी देखी है? किसने देखी है? शाबाश, पढ़, कोई बात नहीं। तुम लोग भोजपुरी पिक्चर देखते होगे, वो तो देखते नहीं होगे, कार्टून मूवी है। देखिए, ठीक। कार्टून मूवी नहीं देखते? देखना चाहिए है। पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उससे मूवी से कुछ लेने देने नहीं। वैल्यू ऑफ फ्लावर, वैल्यू ऑफ फ्लावर मतलब फूल्स, और क्या? शार्क किसी को अटैक कर रही होगी ना। इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है, उसमें लिखा हुआ इन्वोक डीप सेंस ऑफ, मतलब वो कह रहा है कि जब आप ऐसी चीजें देखोगे ना तो आपको लगेगा वाह मजा आ गया, ऐसा कह रहा है। हाँ वो सब। इन्वोक का मतलब आपके अंदर कोई चीज, मतलब दिख के आपको अच्छा लग रहा है। इन्वोक मतलब आपके अंदर कोई चीज, उससे आप रिएक्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ है। पूछो बेटा, एनसीईआरटी पढ़। हाँ, इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कई बार कंफ्लिक्ट होता है ग्रो करने को लेके। कंफ्लिक्ट समझ में आता है? जैसे मान लो दो प्लांट है, आपस में कंपटीशन करेगा, वो एक तरह का कंफ्लिक्ट है। या दो ऑर्गेनिज्म है, सेम खाने के लिए कंपटीशन कर सकते हैं, दैट इज कंफ्लिक्ट। कॉपरेशन मतलब हेल्प करना। भाई क्या कर रहा है? पढ़ लेना भाई, कोई बात नहीं है। देखो, इस पूरी पूरी जो खतरनाक इंग्लिश लिखी है उसका मीनिंग समझो पहले। वो एक्चुअल में लिविंग वर्ल्ड समझाना चाह रहा है। इधर सुन लो पहले, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली वो क्या लिखना चाह रहा है। सबसे पहले वो आपको ये बताना चाह रहा है, पहला तो उसके हिसाब से आप क्लास 11th में आए हो, क्लास 10 से, तो ये पहला चैप्टर है, ठीक है। हाँ, तो पहला चैप्टर है, तो वो क्या कह रहा है, अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, अपने आप अपने अराउंड देखोगे तो आपको दो चीजें दिखती हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड दो चीजों से बन के बना, मिलके बना हुआ है। एक बना है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। यस, लिविंग वर्ल्ड किसका बना हुआ है? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप कुछ भी देख सकते हो, कोई इंसेक्ट हो सकता है, आपके आसपास हॉर्स हो सकता है, आपके आसपास प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आपके आसपास बैक्टीरिया हो सकता है, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सही है। दूसरा, हमारे पास क्या है? हैबिटाट है, सही है। हैबिटाट में कुछ भी हो सकता है, माउंटेन हो सकता है, वो यही सब लिखने की कोशिश कर रहा है। रिवर हो सकता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट कौन से होते हैं? हाँ, वो सदाबहार नहीं होता डेसिडुअस। डेसिडुअस क्या होता है? तुम लोग बेटा एसएसटी भी नहीं जानते ना कुछ? एसएसटी हिंदी में पढ़ी थी? अच्छा, है वो भी पढ़ते नहीं थे तुम कुछ? है कोविड, मान ले तू शादी करने गया है, कहेगा 10 लाख दहेज और दे दो, कोविड था, ऐसा थोड़ी होता है यार। कब कब तक ढोएगा कोविड को, बस कर। गिर जाता है, डेसिडुअस का मतलब होता है, अब हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, जिसकी लीफ जो है ना गिर जाती है, एक सीजन के बाद लीफ गिर जाती है, उसको डेसिडुअस। हाँ, हाँ, दो तरह के, एक होते हैं सदाबहार वन, और उसको पता नहीं शायद हिंदी में पर्णपाती वन कहते होंगे, जो मुझे याद आ रहा थोड़ा थोड़ा, पर मैंने हिंदी नहीं पढ़ी हुई उसकी। तो मेरा कहना सिर्फ ये है, वो क्या बताना चाह रहा है, वो सब कुछ लिख के बताना चाह रहा है। इधर सुन जा भाई, लिविंग वर्ल्ड दो चीजों से, बेटा फोकस करो, इसको जल्दी करना है हमने भाई, इधर ध्यान दे। लिविंग वर्ल्ड दो चीजों से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला बना हुआ है वो किससे? सबसे पहला बना हुआ है वो इनसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और साथ में किसका बना हुआ? हैबिटाट। इसको मिला के लिविंग वर्ल्ड कह रहे हैं। हैबिटाट में माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, आपका डेजर्ट लिख लो, डीप सी लिख लो,
कुछ भी। अब यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, सुन लो, ये कहना चाह रहा है कि इन दोनों से मिलके आपको लिविंग वर्ल्ड दिखेगा, और लिविंग वर्ल्ड में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी। डिफरेंट डिफरेंट चीजें मतलब भागते हुए घोड़े, अब यहां तो नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको फ्लावर्स दिखेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? फूल दिख रहे हैं, भागते हुए घोड़े दिख रहे हैं, शार्क अपने प्रीडेटर को पकड़ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है? ये सब क्या है? इंटरेक्शन है। ये सब क्या है? इंटरेक्शन है। अब ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर है लिविंग वर्ल्ड का। ये क्या है? स्ट्रक्चर है किसका? लिविंग वर्ल्ड का। लिविंग वर्ल्ड इन दो चीजों से बना हुआ है। पर लिविंग वर्ल्ड सिर्फ ये नहीं है, लिविंग वर्ल्ड इंटरेक्शन है। लिविंग वर्ल्ड क्या है? एक इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखेंगी। मतलब ऑर्गेनिज्म आपस में क्या कर रहा होगा? ऑर्गेनिज्म आपस में कंपटीशन कर रहा होगा। यस, कंपटीशन कर रहा होगा। हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन होते हैं, जैसे मान लो मैं कोई एक वर्ड यूज करता हूं, पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर क्या होती है कि बहुत सारे एनिमल्स अपने बच्चे की केयर करते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मैमल्स में होती है, इंसेक्ट में होती है, चींटी में है। तो चींटी और ये जो सोशल इंसेक्ट होते हैं अपने एग सर पे लेके जाते हैं, होती है ना। कुछ इंसेक्ट्स में होती है, फिश में होती है कुछ, ठीक है। आपके पास रेप्टाइल्स में होती है। तो फिर पॉइंट मेरा ये है कि लिविंग वर्ल्ड सिर्फ इन दो चीजों का नहीं बना है, बहुत सारी इंटरेक्शंस है जो आप देखते हो, इनसे लिविंग वर्ल्ड बना हुआ है। तो ये जो सारी बातें लिख रहा है ना, वो अगर आप ध्यान से तोड़ोगे उसे, वो बोल रहा है ऑर्गेनिज्म है, वो बोल रहा है कुछ जगह है, और फिर वो बोल रहा है कुछ इंटरेक्शंस है। ये समझ में आ रहा है कि चीजें आपस में कंपटीशन कर रही हैं, कोई किसी को खा रहा है। ये सब देख के आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा कुछ, मतलब आपको थोड़ा सा आप वो हो गए। जैसे इससे, इसके लिए एक वर्ड और एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी में यूज करती है, बैफल। बैफल मतलब होता है आपको थोड़ा सा मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, इस तरीके से। तो आपको ये देखकर ऐसा लगेगा कि बहुत बढ़िया, वाह मजा आ गया, ऐसा कुछ। तो वो चीज कहना चाह रहा है, वो लिख रहा है सेंस ऑफ ऑ, वो ऐसा लिख रहा है। तो वो ये बताना चाह रहा है। अब इतनी बात में तो ये हो गया। उसके बाद वो ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग, इसके दो तरह के मतलब हैं। एक तो मतलब है डेफिनेशन। डेफिनेशन जो एक साइंटिफिक व्यू है। साइंटिफिक व्यू का मतलब क्या है कि लिविंग क्या है, उसकी अपनी एक डेफिनेशन होगी। मतलब उसके अपने क्या प्रेजेंट होंगे? फीचर प्रेजेंट होंगे। यस, समझ में आ रहा है? दूसरा मेरे पास एक होता है फिलोसफिकल व्यू। फिलोसफिकल व्यू कि हम जिंदा क्यों हैं। फिलोसफिकल व्यू का मतलब होता है कि वाई वी आर लिविंग, हम जिंदा क्यों हैं। ये सब बाबा यूज करते हैं पैसा लेने के लिए, ठीक है। हाँ, तो तुमसे पैसा लेना है तो सिर्फ बोलेंगे हम जिंदा क्यों हैं, ठीक है, बाकी तुम सब दे आओगे वहां पे, ठीक है। तो ये वाला फिलोसफिकल व्यू है, ठीक है। वाई वी आर लिविंग, ये कह रहा है कि दिस इज नॉट फॉर साइंटिस्ट, फॉर साइंटिफिक स्टडी के लिए ये कोई कोई नीड नहीं है। हमें हमें तो क्या जानना है कि कोई चीज जिंदा, उसके क्या फीचर है। पर उसने फिर वो टॉपिक ही हटा दिया है। बस पहला पैराग्राफ इसलिए छोड़ दिया कि अच्छा नहीं लगता कोई पहला पैराग्राफ ना हो किसी चैप्टर में। बस थोड़ी सी जगह खराब होनी चाहिए ना, जैसे हम लोग अपनी कॉपी में भी करते हैं। तो उसको ऐसा लगा पहला पैराग्राफ छोड़ देते हैं, बाकी का काट देते हैं। तो उसने पहला पैराग्राफ छोड़ा, उसमें सिर्फ इतनी बात लिखी है जो मैंने यहां बता दी। एक बार फिर से रीड करो, आपको समझ आ जाएगा। पहले पैराग्राफ से क्वेश्चंस आने के चांसेस नहीं है, हो सकता है स्टेटमेंट में कोई लाइन आ जाए, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा। ये लिखी हुई है बातें जो मैंने आपको बता दी। ये समझ में आ रहा है? नोट करो और आगे चलते हैं। पहला पैराग्राफ फिर रीड करो तो आपको समझ में आएगा वो ये कहना चाह रहा है। मॉलिक्यूलर ट्रैफिक का मतलब सेल के अंदर। अगर आप ध्यान से देखो तो आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देखोगे, इसके साथ आप क्या देखोगे? इनसाइड सेल क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मॉलिक्यूल्स अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं? मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। कोई डाउट है? इसी को मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कहते हैं। अब मान लो सेल के अंदर ग्लाइकोलिसिस चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई करवा थोड़ी रहा है, अपने आप चल रहा है ना, सही है। वो सेल के अंदर चल रहा है, फिर ऑर्गेनिज्म अपने आप अपने प्रे को खा रहे हैं, लाइफ आगे बढ़ रही है। वो सारी चीजें बोल रहा है बस पैराग्राफ में।
एक बार नोट कर लो। हाँ बच्चे, यही है बेटा, वाई वी आर लिविंग, व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ, ये सब यही है, हम जिंदा क्यों हैं, क्यों है पता नहीं। हाँ। नहीं, साइंटिस्ट को नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए इसको आंसर करना, उसको तो ये करना चाहिए ना। साइंटिस्ट को क्यों बताएगा साइंटिस्ट कि हम जिंदा क्यों हैं? ये तो बाबा वाला काम हुआ। ये साइंटिस्ट क्यों बताएगा भाई हम जिंदा क्यों हैं? ठीक है ना? हाँ। हाँ, कहेगा हम जिंदा क्यों हैं। देख मैं पढ़ रहा हूं, फिर तू समझ नहीं रही क्या बोल रहा है। वो ये बोल रहा है, दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन, मतलब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज लाइफ। वो कह रहा है जीवन क्या है। इसके दो सवाल बन सकते हैं, एक लिविंग किसे कहते हैं, दूसरा हम जिंदा क्यों हैं। तो पहला वाला सवाल तो साइंटिफिक स्टडी से हो जाएगा। दूसरा कह रहा है सेकंड इज फिलोसफिकल व्यू विच सीक आंसर व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। लाइफ का पर्पस क्या है। मेरी बात समझ में आ रही है? लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जिंदा है। तो ये तो फिलोसफिकल व्यू हो गया ना। फिलोसफिकल व्यू मतलब हम अपना गोल खोज रहे हैं, हम सही गोल खोज रहे हैं। ये समझ में आ रहा है, ये फिलोसफिकल। और उसके बाद कह रहा है एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि हम बायो पढ़ रहे हैं, हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो हमारी स्टडी साइंटिफिक है। तो हमें ये दूसरे वाले सवाल का आंसर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये कह रहा है। ठीक है, इसीलिए बेटा एनसीईआरटी डीप लाइन स्टार्ट करी मैंने। हाँ, अगर हम सेल के अंदर देखते हैं तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चलते हैं, उसे ही क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक। पहले पैराग्राफ में दो बातें वो करने की कोशिश कर रहा है, ये समझ में आ रहा है। लिविंग वर्ल्ड में दो चीजें आती हैं, ऑर्गेनिज्म प्लस हैबिटेट। बहुत कुछ देखते हो आप, और साथ में आप क्या देखते हो, इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन समझ में आता है, कंपटीशन है, कोई किसी को खा रहा है, कोई लड़ रहा है, एनिमल आपस में है। नहीं नहीं, तुम तो गलत चीज के लिए कंपटीशन कर रहे हो। चलें, लिख लिए, चलिए आगे चलते हैं। पढ़ लो, जिसको एक बार फिर से पढ़ना है पैराग्राफ, वो बार बार पढ़ के समझ नहीं आने का वो तुम्हें। उसमें इतनी मुश्किल टाइप की कुछ इंग्लिश लिख दी है उसने, अजीब सी, फैसिनेटिंग, सेंस ऑफ, पता नहीं क्या क्या लिख दी। इन्वोक, इन्वोक का मतलब होता है किसी को इंस्टिंक्ट करना, मतलब किसी से को कुछ फील कराना, ऐसा कुछ। कर लो भाई, पढ़ लो एक बार बस, आगे चलते हैं। कुछ नहीं आएगा उससे, पहले पैराग्राफ से नहीं आएगा। पढ़ा इसलिए रहे कम से कम तुम्हें ये रहेगी कुछ छूटा नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। सेकंड पैराग्राफ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बात करेंगे। भाई पढ़ ले, एनसीईआरटी कहां है तेरी, जल्दी पढ़। लिख लिया, चलते आगे, आ जाओ। चले स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बात करते हैं। इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं जो बता रहा हूं आपके, अरे इधर देखो ध्यान से। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, पहले समझो ध्यान से। हमारे आसपास, अराउंड अस, हमें इंसेक्ट दिखेंगे,
कोई हमें प्लांट दिखेंगे, ठीक है, हमें उसके अलावा कोई पेट दिख सकता है, ठीक है, एंड कुछ भी दिख सकता है अदर्स। अच्छा, ये हमारे आसपास विजिबल है। मान लो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो स्मॉल है, वो हमारे पास है, वो विजिबल नहीं है, विजिबल विद फ्रॉम आई, सही है। हम एक वर्ड यहां पर बोलेंगे, डाइवर्सिटी क्या होती है, सुनना ध्यान से, ध्यान से देखेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। दीज ऑल ऑर्गेनिज्म, दीज ऑल ऑर्गेनिज्म जो है आर डिफरेंट स्पीशीज। क्या है ये? डिफरेंट स्पीशीज है। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नोन एज बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? बायोडाइवर्सिटी। सुनो ध्यान से, इधर देखो सब लोग, पहले मेरी तरफ देखो। मान लो हमारे पास कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं पर माउंटेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको भी डाइवर्सिटी बोलते हैं। पर ये कोई जिंदा चीजें तो नहीं है, सही है। लेकिन अगर मुझे अलग अलग स्पीशीज दिखे, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इनको हम क्या नाम दे सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी समझ में आता है? अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और हम बायोडाइवर्सिटी नॉर्मली किस लेवल पे बात करते हैं मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप दो लोग जो हैं, क्या उनमें डाइवर्सिटी है? अंतर तो है ही ना। मेरी बात समझ में आ रही है? अंतर तो है ही, पर वो सेम स्पीशीज के मेंबर है, अंतर कम है। तो जब हम पढ़ने के लिए बात करते हैं तो नॉर्मली हम किस लेवल पर डाइवर्सिटी देखते हैं? स्पीशीज लेवल पर देखते हैं, क्योंकि वहां पर हमें ठीक ठाक अंतर मिल जाता है। जैसे काऊ, बफेलो, इसके अलावा आप डॉग देखोगे, ये अलग अलग स्पीशीज हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी डाइवर्सिटी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? डाइवर्सिटी के बहुत सारे लेवल होते हैं, बहुत सारे। इवन आपको बता देता हूं, आप एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी डाइवर्सिटी है, यस और नो। उसके दो सेल्स में है, समझ में आ रहा है? फिनोटाइप अलग है, दिखने में अलग है, स्किन सेल लिवर सेल से अलग है। तो डाइवर्सिटी के बहुत स्तर हो सकते हैं, बहुत लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हम डाइवर्सिटी किस लेवल पर पढ़ रहे हैं? स्पीशीज लेवल पर। उसे हम क्या नाम देते हैं? बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज लेवल पर होती है नॉर्मली। लेकिन अगर मैं सेम ह्यूमन में पूछूं, क्या उसके अंदर कोई डाइवर्सिटी? हाँ, उसके दो सेल अलग हैं। अच्छा, मान लो कोई क्लोन है, कोई क्लोन है एग्जैक्टली सेम है, क्या उसमें कोई डाइवर्सिटी नहीं है? बिल्कुल है। हो सकता है उसके सोचने में अंतर हो। मूवीज में होता है, एक डाकू बन जाता है, एक हीरो बन जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो डाइवर्सिटी हर लेवल पर प्रेजेंट है। आप अपने आसपास देखो, माउंटेन, डेजर्ट, ये सारी चीजें हैं, ये डाइवर्सिटी है। समझ में आ रहा है? पर इस वाली को बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल का क्या मतलब हुआ? जो अलग अलग जगह के हिसाब से। हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा, एज वी इंक्रीज एरिया, एज वी इंक्रीज एरिया, तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज हो सकती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से क्या है, मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। अभी तक जितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, उन सब के हमने कुछ ना कुछ नाम जरूर रख दिए हैं, सही है? क्या रख दिए? नाम रख दिए हैं। तो जितनी भी डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, जितनी भी डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, डिस्कवर्ड स्पीशीज हैं, वो कितनी है हमारे पास? इस प्रॉपरली नेम्ड, उनको हमने प्रॉपरली नाम रख दिया है। और वो उनके नंबर कितने हैं? एनसीईआरटी कहती है लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज हैं। और ये किसकी बात हो रही है बेटा? ये किसकी बात हो रही है? स्पीशीज की। किस पे? ऑन अर्थ। इतनी हमारे पास डिस्कवर्ड है, नाम लिख दिए हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट कितनी है? बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट कितनी है? हमें पता नहीं, हमें पता नहीं बेटा।
वी डोंट नो। कैसे नहीं पता? जो चीज डिस्कवर नहीं हुई पता कैसे चलेगा? सही है। जो डिस्कवर है, जिसका नाम लिखा हुआ है, वो हमें पता है। जो डिस्कवर ही नहीं है वो हमें पता नहीं। तो हमने क्या किया? अज्यूम किया। हमने क्या किया? अज्यूम किया। एक साइंटिस्ट था, बायोडाइवर्सिटी में लिखा है, वी अज्यूम 7 मिलियन। ये समझ में आ रहा है? ये हमने प्रिडिक्ट किया है, रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ प्रिडिक्ट किया है कि इतनी होगी। इतनी स्पीशीज डिस्कवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ अभी भी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनको डिस्कवर करना बाकी है। ये सोच पा रहे हो? बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर होंगी। तो हमें एक ऐसे साइंस की नीड है जो नई डिस्कवर स्पीशीज को क्या दे सके? नाम दे सके। क्लियर है? और वो जो जो नाम देने वाली साइंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम टैक्सोनॉमी वगैरह क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं? मेन रीजन ये है कि हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल पे। समझ आ रहा है? अलग अलग स्पीशीज की। इतनी स्पीशीज हैं जिनका नाम हम लिख चुके हैं, हम जानते हैं, दे चुके हैं उन्हें नाम। बहुत सारी नई स्पीशीज डिस्कवर होना बाकी है। तो फ्यूचर में जब स्पीशीज डिस्कवर होगी तो मेरे पास कोई साइंस होनी चाहिए प्रॉपरली नाम लिखने के लिए। वो साइंस हमारे पास क्या है? टैक्सोनॉमी है, जिसके अंदर एक पार्ट आ जाता है नॉमेनक्लेचर। सही है? तो हमें क्या करना है बेटा? हमें क्या करना है? वी नीड सम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्या कर सके, जो न्यूली डिस्कवर्ड को क्या कर सके? न्यूली डिस्कवर्ड को क्या कर सके बेटा? हाँ, क्लासिफाई कर सके और नाम दे सके। क्लासिफाई कर सके एंड प्रोवाइड नेम। अब ये प्रोवाइड नेम के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इसी को हम बोलेंगे नॉमेनक्लेचर। सही है? और क्लासिफाई वाले ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। तो यही दो टॉपिक तुम्हारे सिलेबस में है बस, बाकी उसने सब हटा दिए। समझ में आ रहा है? ये डाइवर्सिटी से ले जाके हम नॉमेनक्लेचर क्यों आए पता चला? क्योंकि बहुत सारे एनिमल प्लांट अभी डिस्कवर होने बाकी हैं। जब वो डिस्कवर होंगे तो उनके नाम दिए जाएंगे। क्लियर है? नाम कैसे होने चाहिए? साइंटिफिक। जैसे तुम लोग का घर में 10 तरह का नाम कोई कुछ भी रख देता है, पर फाइनली एक नाम फाइनल होता है जो तुम्हारे 10th की मार्कशीट में है। समझ में आ रहा है? आधार कार्ड में भी वही होना चाहिए। सही है? तो एक नाम चाहिए जिससे आप सब जगह पहचाने जाएं, जो आपका स्टेट के हिसाब से ना बदले, एरिया के हिसाब से ना बदले। समझ में आ रहा है? सही है? ठीक है। पर वो नाम कैसे रखा जाता है? कोई भी रख सकते हैं, पर यहां पर नाम रखने के लिए रूल होने चाहिए। क्लियर है? भाई मुझे एक प्लांट मिला, मैंने इसका ये नाम रख दिया। वही प्लांट मध्य प्रदेश में मिला, किसी ने और कोई नाम रख दिया। वही प्लांट यूएसए में मिला, कुछ और नाम रख दिया। समझ आया? तो इसका क्या मतलब हुआ? एक प्लांट के 3 नाम हो गए। ये ठीक तो नहीं है? समझ में आया? इससे मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा ये 3 लोग हैं, 1 लोग है। क्लियर है? बोलो। ठीक है। एक और प्रॉब्लम है, मैंने अपने नियम बनाए भाई। क्या बता रहा उसे? कुछ नहीं बता रहा है? कहां गया ये? तो जाने देना उसको, जो चला गया उसको जाने दे। हाँ, 25 में नहीं, 26 में, 27 में कभी तो लौटेगा। बाकी तू समझदार है। ठीक है? तो समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं लौटेगा तो नहीं लौटेगा। सही है? हाँ भाई। हाँ, नहीं तो एग्जाम में लौट जाएगा, है ना? हरियाणा में लेट जाने को कहते हैं, लौट जाएगा। हाँ। ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब जो मैं बोल रहा हूं वो सुन ध्यान से। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि चलो ठीक है, मान लो राजस्थान में नाम लिखने के कुछ, पहले सुन लो फिर लिखना इसे, मैं टाइम भी दूंगा। मैं कह रहा हूं, मान लो अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर पे। देखो क्या क्या दिक्कतें आती है। सबसे पहले क्या होता है? नाम लिखने के मेथड को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। पहला पॉइंट। होता क्या है कि सेम चीज के 4 नाम हो सकते हैं, स्टेट वाइज भी, कंट्री वाइज भी, और भी हो सकते हैं, और पता चलेगा, उससे काउंटिंग नहीं कर पाओगे आप। ठीक है?
अब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ नियम बनाए जाए। तो एक साइंटिस्ट ए थे, उन्होंने कुछ नियम बनाए, एक साइंटिस्ट बी थे, उन्होंने नियम बनाए। पॉइंट ये है कि नियम से नाम देना पड़ेगा, ये तो ठीक है, पर मुझे नियम भी किसी एक का मानना पड़ेगा। अगर मैं सबके रूल्स मान लूंगा तब भी नाम में कंफ्यूजन रहेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, नाम दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉमन नेम और एक होता है साइंटिफिक नेम। क्लियर है? सही है। जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन लैंग्वेज में होता है, किसी एरिया में होता है, और एक चीज के कई नाम हो सकते हैं अलग अलग एरिया में, रीजन वाइज बदल जाता है। समझ आ रहा है? ठीक। इवन सेम नाम दो अलग अलग चीजों का है अलग अलग एरिया में। मान लो मैं जिस चीज को मैं मैंगो बोल रहा हूं वो किसी और चीज को मैंगो बोलते होंगे। समझ आ रहा है? किसी और एरिया में ये प्रॉब्लम है। फिर लोगों को समझ में आया क्यों ना कुछ नियम बनाए जाए। मान लो मैं आज नियम बनाऊंगा, ठीक है, तो मैं क्या नियम बना के रुक जाऊंगा? नहीं, मैं जब नियम बनाऊंगा तो 60 70 100 चीजों के नाम भी तो लिखूंगा। समझ आ रहा है? तो मैंने नियम बनाए और नियम बना के मैंने 200 नाम लिख दिए। ठीक है। एक और साइंटिस्ट आया, उसने नियम बनाए, उसने 500 चीजों के नाम लिख दिए। एक और साइंटिस्ट आया, उसने नियम बनाए, 1000 चीजों के नाम लिख दिए। अब क्या होगा कि इन तीनों में से किसी एक के नियम को मान लेंगे। अब जिसका नियम हमने मान लिया, ठीक है, तो उसके वो 1000 नाम एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? बाकी दो के नाम भी कैंसिल हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? समझ आ रहा है? इसीलिए सबसे ज्यादा नाम कैरोलस लीनियस के हैं, क्योंकि जब नियम उसका था तो नाम उसके होंगे ना। बोलो। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब जब वो उसके नियम बन गए, सभी लोगों ने वही नियम फॉलो करके नाम दिए, उसमें आगे जाकर थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन वो नियम फॉलो करके जो भी साइंटिस्ट नाम देगा उसका नाम हम लिख देते हैं साइंटिफिक नेम के बाद। हम इस टॉपिक पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, ऑल्दो इसका पार्ट है नॉमेनक्लेचर। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नॉमेनक्लेचर। और नॉमेनक्लेचर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इतनी स्पीशीज डिस्कवर है, इतनी हम अज्यूम कर रहे हैं। हो सकता है इससे कम मिले, हो सकता है इससे ज्यादा मिले, ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इतनी हमने डिस्कवर कर ली है, तो मुझे उस साइंस की जरूरत है जो सही नाम प्रोवाइड करे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कितनी स्पीशीज है। कोई भी साइंटिस्ट नाम दे सकता है, कई लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन नियम जिसका एक्सेप्ट हो गया और अब नियम बन चुके हैं, तो नाम अब कोई भी दे सकता उस नियम को फॉलो करके। ठीक है। शुरुआत में नाम उसी ने दिए थे जिसने नियम बनाए थे, अब उसको वो फॉलो करना है। और नियम ऐसे होने चाहिए कोई ये नहीं कहेगा कि मैं फॉलो नहीं करूंगा, फिर पिटाई होगी उसकी। सोच पा रहे हो? मान लो मैं एक चीज आपसे सिंपल सा बताता हूं, आप मुझे एक चीज बताओ, एक मिनट रुक जाओ भाई। आप इंडिया में हो तो आपको एक नियम फॉलो करना है, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप बोल सकते हो मैं नहीं कर रहा, नहीं नहीं बिल्कुल, यस, आपको निकाल देंगे कंट्री से। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? आपके कुछ अधिकार हैं, कुछ बाइंडिंग है। अगर आपके ऊपर ये है कि मेरे को ये नियम फॉलो करने हैं, कुछ नियम हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट है जिसपे लिखा हुआ है और सबको करने हैं। सही है? ऐसा नहीं हो सकता कि आप नियम फॉलो करने के लिए मना नहीं कर मत करो, मना कर दो तो आपको कह देगा कि भाई अपनी देख ले कहीं और मिल रही है उधर को नागरिकता, जाओ वहां, नहीं कर फॉलो। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये है। तो ऐसे ही मान लो साइंटिफिक नाम के कुछ नियम हैं, आप नहीं फॉलो करोगे तो आपके नाम मानेंगे ही नहीं वो। सही है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको सबको फॉलो करना ही है, क्योंकि उसके अनुसार ही चीजें आपको फिर प्रोवाइड भी होती हैं। यदि आपके अधिकार हैं, जैसे मान लो मैं सिंपल सा लॉजिक है, पहले नियम है फिर अधिकार है, अधिकार के बाद नियम नहीं है। किसी को समझ नहीं आएगी मेरी बात? पहले आपने एक्सेप्ट किया है कि हम ये मानेंगे, तब आपके अधिकार है। आप वो मानोगे नहीं तो भगा देगा यहां से, है? हाँ, देशद्रोह नहीं, कहीं छोड़ देगा। ठीक है, पढ़ो, लिखो लिखो, बस भाई कोई नहीं ले जा रहा तुझे।
दिक्कत यह है कि इतनी पॉपुलेशन है ना, तुमको कोई पूछ ही नहीं रहा है। ना तुम्हारे नियम है ना अधिकार है, इतनी जनसंख्या हो गई इंडिया में। हाँ बेटा। क्या चीज? क्लोन डाइवर्सिटी? तू पूछ क्या रही है? क्लोन डाइवर्सिटी? ये तू एक पहले तो एक किसके रिस्पेक्ट में पूछ रही है, यहाँ के रिस्पेक्ट में कि जनरल पूछ रही है? मैं ये कह रहा हूं तेरे कि इसमें पूछ रही है। वो मैं तेरे को सिर्फ ये बता रहा हूं कि हम किस एस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर मैं जीन्स के हिसाब से देखूं तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो किससे बना है, एक जाइगोट से बना है। पर अगर वैसे देखेंगे तो क्या होता है, जब ह्यूमन बड़ा होता है ना, तो उसकी सोशल कंडीशंस अलग होती हैं। तो उसमें सोच की डाइवर्सिटी हो सकती है, पर वो हमारी पढ़ाई का हिस्सा है नहीं। इससे रिलेटेड नहीं है वो कुछ। छोड़ दे उसे। हाँ, इंक्रीज हो सकती है। एज वी इंक्रीज, क्या एरिया लिखना था भाई? एरिया कहां गया? सही है। हाँ, एज वी इंक्रीज एरिया बायोडाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है बगल वाले का खेत कब्जा लेना है। इसका सिंपल मतलब यह है कि एरिया अंडर ऑब्जर्वेशन है वो। सही है। हाँ, आपने ज्यादा बड़ा एरिया लिया तो ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। हाँ, नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी लिख लो बेटा। लिख ले भाई, नेता ना बन। जल्दी लिख। पढ़ लो पढ़ लो। कोई बर्थडे वर्डे के चक्कर में, मुझे पता तुम लोग पढ़ने के चक्कर में नहीं, पढ़ लो चुपचाप। हाँ, मुझे सब समझ में आती है। हाँ, लिख लो बेटा, एक बार लिख लो। हाँ हाँ बच्चे, बिल्कुल। सब लोग पैसे इकट्ठे कर लो। कर ले इकट्ठा। हाँ। कल मैं ये यहाँ पे है ओए। अरे रुक जा भाई, पार्टी बना बस। शांत रहो, सुनो ध्यान से। कोई कोई पार्टी नहीं इधर, सुनो चुपचाप ध्यान से। हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या चीज? हमने प्रिडिक्ट किया है, कुछ तरीकों से किया होगा। जैसे मान ले इतने बड़े एरिया में मेरे पास 10 आ रही हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या हुआ है? ना करो। ठीक है, शांति रखो, ये सब नहीं करो प्लीज, है ना, मुझे ये नहीं पसंद है। बच्चे, जैसे ही हम एरिया बढ़ाएंगे ना, जैसे इतने बड़े एरिया में 5 है तो ज्यादा बड़े एरिया में ज्यादा होंगी। एरिया से रिलेट करके करें। बायोडाइवर्सिटी में करेंगे। हाँ। यस। हाँ बोलो। एरिया कांस्टेंट था। अर्थ का एरिया कांस्टेंट है, लेकिन मैंने जितने एरिया में खोज करी है सारे में कर नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे घने जंगल है जिसमें कोई गया ही नहीं देखने आज तक। ठीक है। हाँ, बहुत सारे। ठीक है। ऐसे अमेजोन फॉरेस्ट, ऐसे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं जहां पर हम लोग गए नहीं आज तक। और दूसरी चीज क्या है बेटा, मेरी बात सुन ध्यान से। इधर सुनो सारे, ध्यान सुनो। मान लो कोई इंसेक्ट है, वो पर्टिकुलर सीजन में ही मिलता है हमें, तो तुम जब देखने जाओगे हो सकता है उसका सीजन ना हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। तो इस तरीके से भी हमने सारे टाइम में नहीं जाके देखा और सारे एरिया में नहीं देखा, इसलिए अभी हमें सारी बायोडाइवर्सिटी पता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। जल्दी करो, हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। पढ़ो भाई, पढ़ने में ज्यादा ध्यान रखो। ठीक है। हाँ, हाँ बेटा।
क्या चीज? पॉटेड प्लांट, वो गमले में पौधा। पॉटेड प्लांट वो है, मैं कहता रहा हूँ अच्छी इंग्लिश लिख रहा है वो, है ना। पढ़ लो एनसीईआरटी एक बार फटाफट से। ये पेज पढ़ो बेटा एक बार, बायोडाइवर्सिटी वाला, जल्दी से। अरे पढ़ लो चुपचाप, पिटाई कर दूंगा मैं 2 दिन की। भारतीय पिटाई पार्टी में शामिल कर दूंगा सबको अभी। हाँ हाँ। काय का बर्थडे यार? 5 क्लास लगी हुई है आज, बर्थडे बता रहा है? बात ये नहीं है, बात ये है कि मैं क्लास छोड़ सकता हूं, पर लेनी तो मुझे ही है वो। सिलेबस तो तुम्हारा मुझे ही कराना है। हाँ है। और सुबह की और कैंसिल हो गई, मुझे उसका गुस्सा और लगा रहा है। मेन क्या है कि सुबह उठ गए फिर भी क्लास नहीं हुई, वो 3 घंटे और खराब हो गए। यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ कहाँ चलता इंटरनेट? स्टूडियो हट गया यहाँ से बेटा, कैमरा नहीं है उसमें अब। मेरा पास वही है गेस्ट हाउस में स्टूडियो। ऊपर से खाना नहीं मिला सुबह, उसका कुक को छुट्टी दिया, कल कह रहा मेरा सर जन्मदिन है मैं जाऊं घर। मैं कहा जा भाई तू। तो कल शाम में मैं और वो फिजिक्स वाले सर है, क्या नाम है, क्रेजी सर। हाँ, हम लोग रात में पहले सोचे कि खाना बनाते हैं, तो सामान खोज रहे, मिला नहीं। फिर क्यों, खुद बनाने में बड़े वो है, बड़ा उसमें रॉकेट साइंस ही है, वो तो और आसान काम है खाना बनाना, पढ़ना ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग गए वो जो क्या नाम है, कोई चौराहा है गोलंबर करके, वहां पे कुछ, हाँ वहां पे कोई था। वहां पे इतनी भीड़, 2-3 बच्चे ऐसे देख रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है, पर सीट नहीं छोड़ रहा है। मैं कहे और खराब चीज है। वहां भीड़ लगी थी, वेटिंग चल रही थी, वैसे पहचानने की कोशिश कर, पर सीट नहीं छोड़ा उसने। कहा कि सीट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर को बाद में देखेंगे। है। अच्छा, वहां पर पानी लगा हुआ था बहुत वहां पे, फिर किसी तरीके से जो भी था खा पी के आए, और सुबह उठे तो फिर एक और खराब चीज। ठीक है चलो कोई नहीं, सही चल रहा है। चलो हेडिंग डालेंगे, नॉमन पढ़ लो बेटा, करते हैं कुछ। हाँ बेटा, क्या पूछना है? चलो हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर। सबसे पहले लिखो भाई, नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है, लाइन में लिखेंगे, बोल रहा हूं। बच्चे सबको पैराग्राफ समझ में आ गया ये? ठीक है। हाँ, क्या कह रहा है? वी कहा है? वी शुड, क्या कह रहा है? वी शुड, वी एक्सप्लोर एरिया एंड इवन ओल्ड वन। यही तो मैं कह रहा हूं कि जब आप नया एरिया देखोगे या पुराना देखोगे, नई स्पीशीज मिलेगी। वही तो कह रहा है, वही कह रहा है ना। नहीं, नॉमेनक्लेचर पहली लाइन लिखो। नॉमेनक्लेचर होता है बेटा प्रोवाइडिंग नेम, प्रोवाइडिंग नेम, बस भाई, प्रोवाइडिंग नेम टू स्पीशीज, प्रोवाइडिंग नेम टू स्पीशीज। हमें नाम देना है किसको? स्पीशीज को। प्रोवाइडिंग नेम टू स्पीशीज, उसको अपने क्या बोल रहे हैं? नॉमेनक्लेचर बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब लिखो, हमें नाम देना है स्पीशीज को, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। लिखो, हमारे पास क्या होता है बेटा? 2 टाइप ऑफ नेम होते हैं, 2 टाइप के नाम होते हैं। एक होता है लोकल नेम। क्या नाम होगा? लोकल नेम। भाई 2 तरह के नाम होते हैं, मत बात करो। एक होता है लोकल नेम। लोकल नेम का क्या मतलब होता है? किसी लोकल लैंग्वेज में होगा या किसी एरिया में होगा। सही है, लिखेंगे पहला पॉइंट। ये मतलब नाम जो होगा वो किसी एरिया में होगा, तो लोकल नेम होता है इट इज नेम गिवन टू स्पीशीज इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर रीजन। किसी पर्टिकुलर रीजन में दिया हुआ नाम होता है, पर्टिकुलर रीजन में दिया हुआ नाम होता है।
ठीक है, क्लियर है। पर्टिकुलर रीजन में जो नाम देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल नेम बोलते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है वो लिखो। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मतलब इसकी कमी क्या है। ड्रॉबैक, कुछ कमी है ना इसकी। सबसे पहला, इट चेंज, लिखो लिखो, इट चेंज, पहला ड्रॉबैक है इट चेंज विद एरिया। चेंज विद रीजन लिख लो या एरिया, रीजन एंड लैंग्वेज। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, ड्यू टू विच सेम स्पीशीज हैव मोर देन वन नेम। नहीं, एक से ज्यादा नाम आ जाएंगे। मोर देन वन नेम, एक से ज्यादा नाम आ गए। सेम स्पीशीज हैव मोर देन वन नेम विच क्रिएट कंफ्यूजन। दूसरा, sometime same name is given to two different species, two different species. They are not based on any नियम रूल। नहीं, सही है, ये किसी नियम पर बेस नहीं होते। हमें जो अच्छा लगा हमने नाम रख दिया। जगह के साथ बदल रहा है, भाषा के साथ बदल रहा है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, कैसे एरिया में कैसे बदल जाएगा टाइम के साथ लोकल में। टाइम मतलब 200-400 साल के बाद बदल सकता है। मान लो यहाँ कोई और मान लो यहाँ पे अभी मुगल रहते थे तो कुछ और नाम रख दिया, फिर अंग्रेज आए उन्होंने कुछ और रख दिया, वो एक अलग चीज है। उसमें सिविलाइजेशन बदलती है, बिना बदले नहीं होगा। एरिया, हाँ एरिया वाइज बदल जाता है, एरिया वाइज बदल जाएगा, लैंग्वेज वाइज बदलता है। एक्चुअल में क्या, एरिया के साथ लैंग्वेज बदल रही है। इंडिया में क्या है कि जैसे जैसे एरिया बदलता है वैसे वैसे भाषा बदलती है। ठीक है, और वैसे वैसे किस तरह का आम बदल मिलता है ना, वो बदल जाता है। सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है, हर 40 किलोमीटर में अलग टाइप का आम मिलता है इंडिया में। ठीक है, हाँ, और हर 40 किलोमीटर में अलग टाइप का आम आदमी मिलता है। नहीं, लिख लो, साइंटिफिक नाम लिखो। हाँ, लिख लो भाई। भाई ये टॉपिक पे मैं 10 घंटे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूं। ये टॉपिक आसान है। लिखो, जो लिख रहा है लिखो जल्दी से। भाई यहां कुछ और नाम बोल रहे हैं उसी चीज का, तो किसी हरियाणा में अलग नाम होगा, साउथ में अलग नाम होगा। सेम चीज के कई नाम होंगे ना। एक मिनट भाई, रुको ध्यान से। होता क्या है कि सब जगह लैंग्वेज अलग है, तो सेम चीज के कई नाम होंगे अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो एक ऑप्शन ये है कि या तो लैंग्वेज कॉमन कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते लैंग्वेज कॉमन। तो दूसरा तरीका क्या है कि नाम लिखने के कुछ रूल्स बना दो और उसे साइंटिफिक नाम कर दो। तो लोकल नेम का एक और वर्ड होता है, लोकल नेम के लिए एक और नाम वर्ड यूज करते हैं, वर्नाकुलर नेम। वर्नाकुलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज में। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। ठीक है, अब दूसरा नाम आता है साइंटिफिक नेम। दूसरा नाम हमारे पास कैसे नाम है, साइंटिफिक नेम।
साइंटिफिक नेम के लिए एक और टर्म होती है, कौन बताएगा? साइंटिफिक नेम के लिए एक और टर्म होती है, बायोलॉजिकल नेम। इसे ही बायोलॉजिकल नेम कहते हैं, और इसे ही क्लासिफिकेशन के नियम से दिया हुआ नाम कहते हैं टैक्सोनोमिक नेम। ये सारे एक ही बात हैं, मेरी बात समझ में आई? जैसे मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम भी है, टैक्सोनोमिक नेम भी है, साइंटिफिक नेम भी है। ये सारी बातें सेम होती है। क्लियर है? ये सारी बातें क्या है? सेम है। अब जरा देखें, जब हम बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? नेम्स प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, रुक जाओ भाई, ऑन द बेसिस ऑफ ए सम जनरल प्रिंसिपल और रूल्स। पहली बात, ये वो नाम है जो किसी नियम या रूल्स को फॉलो करके दिए जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्या होनी चाहिए? ये रूल्स सबको एक्सेप्टेबल होने चाहिए, कोई मना ना करे, चुपचाप कहे हाँ भाई ये रूल लगाओ। तो रूल्स शुड बी एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब होता है सब लोग एक्सेप्ट करें, टू ऑल साइंटिस्ट, क्योंकि साइंटिफिक नाम वही दे रहे हैं, साइंटिस्ट बोल सकते हो या टैक्सोनोमिस्ट। मेरी बात सुनो, साइंटिस्ट तो वो फिजिक्स वाला भी हो जाएगा, लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? जो क्लासिफिकेशन पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? टैक्सोनोमिस्ट। समझ आ रहा है? यहां केमिस्ट्री वाला भी तो साइंटिस्ट है, पर उसको नाम से क्या मतलब है? हमें किस तरह के साइंटिस्ट की बात करनी है? टैक्सोनोमिस्ट की। ठीक है? अब ऐसा नहीं कर सकते ना कि नाम हर एक रोड पे चलते हुए आदमी से पूछें ठीक लग रहा है। एक्सेप्ट किससे करवाना है? जो लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, जो ढूंढा उसको नाम देने का हक है, पर वो रूल फॉलो करके करेगा। पर जब रूल बनाए गए थे तो एक प्रिंसिपल बन गई थी, गाइडलाइंस बन गई थी, और वो गाइडलाइंस सबको एक्सेप्ट भी करनी है। तो इसका मतलब कोई ना कोई पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन रही होगी जिसने कहा कि ये वाला एक्सेप्ट कर रहे हैं, या सारे साइंटिस्ट। देख बच्चे, क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, इधर देखो सारे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो सारी कंट्री को साथ लगे किसी बात पे एक्सेप्ट करा सके। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये यूएन वगैरह में भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या होती है, जब इस तरह के काम होते हैं तो इसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस होती है जो उससे रिलेटेड है। किसी चीज को प्रपोज किया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट हो जाता है। ऐसे होता है। तो सबसे पहले नियम बने, उनको सबने एक्सेप्ट किया, अब उस नियम के अनुसार नाम दे रहे हैं। उसी नाम को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम, टैक्सोनॉमिस्ट ने। अब देखो कैसे हुआ था, ये हुआ कैसे था पहले समझो। हुआ कैसे था ये समझो। हमारे पास मान लो एक साइंटिस्ट ए है, साइंटिस्ट ए है, उसने कुछ रूल्स बनाए, और उस रूल्स के हिसाब से उसने मान लो 500 नाम प्रपोज किए। प्रपोज करने का मतलब उसने 500 नाम दिए। यहां पर साइंटिस्ट बी आ गया। क्या आ गया? साइंटिस्ट बी आ गया। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और उन्होंने मान लो 1000 नेम प्रपोज कर दिए। एक साइंटिस्ट सी था, ऐसे ही उन्होंने कुछ रूल्स बनाए और मान लो उन्होंने 1200 नेम प्रपोज कर दिए। सब लोगों ने डिसाइड किया कि यार इनके रूल्स एक्सेप्ट हो गए, तो अगर इनके रूल एक्सेप्ट हो गए तो सारे नाम एक्सेप्ट होंगे। सारे के सारे क्या हो गए? नेम एक्सेप्ट हो गए। फिर बाकियों के नेम गिवन बाई एएनसी, साइंटिस्ट एएनसी, ए एंड सी क्या हो गए? रिजेक्ट हो गए। समझ में आया क्या हुआ होगा? समझ में आ रहा है क्या हुआ होगा? भाई सबने अपने रूल्स दिए, कुछ साइंटिस्ट थे, सबने अपने नाम दिए। क्योंकि मैं इनके नाम क्यों नहीं कर रहा हूं, मुझे याद भी नहीं और हमें करना भी नहीं है। हमें इस पर फोकस करना है क्योंकि ये साइंटिस्ट कैरोलस लीनियस था। सही है? ये साइंटिस्ट कौन था? कैरोलस लीनियस, जिसके पहली बार रूल एक्सेप्ट हुए। क्लियर? बोलो। और ये लगभग कब हुआ था? ये जो साइंटिस्ट है बेटा,
ये कैरोलस लीनियस है। ये जो साइंटिस्ट है कौन है? कैरोलस लीनियस। तो इसने जो रूल्स दिए थे उसे हम कहते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मतलब, मेरी बात समझो ध्यान से। जैसे कई बार क्या होता है, आपने देखा है कुछ साउथ की मूवी में, उसके नाम में उसके फादर का, दादा का बहुत लंबा नाम होता है, ठीक है? तो किसी भी नाम में 10 वर्ड भी हो सकते थे, 15, 5, 7 कुछ भी हो सकते थे। लेकिन हमने जब इनके रूल एक्सेप्ट किए तो उसके नाम में 2 हिस्से थे। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। मेरी तरफ देखो ध्यान से। नॉमेनक्लेचर होता है नाम देना, स्टैंडर्डाइज करना नाम को, मतलब एक नाम देना। वो 2 तरीके का होता है नॉमेनक्लेचर, लोकल नेम, साइंटिफिक नेम। लोकल नेम एक्सेप्टेबल नहीं है, आप लोकल लैंग्वेज में यूज करते हो, बदलते रहते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। हम किस पर आ गए? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम का मतलब है कुछ नियम बने होंगे, उन नियम्स के अनुसार नाम भी लिखे होंगे। हो सकता है बुक पब्लिश हुई हो नाम की, ठीक है? साइंटिस्ट लोगों की मीटिंग हुई, हमने कहा इसके ठीक है किताब, तो हमने उसके सारे नाम एक्सेप्ट कर लिए, बाकियों के रिजेक्ट कर लिए। वो साइंटिस्ट कौन था जिसका नाम एक्सेप्ट हुए? कैरोलस लीनियस। और वो साल था 1750 या 51। सुन लो ध्यान से, कहानी है। 1750 और 1751 के आसपास हमने उनके नाम एक्सेप्ट कर लिए, और उन्होंने उसके बाद 2 बुक पब्लिश करी। प्लांट को लेकर उन्होंने पब्लिश करी स्पीशीज प्लांटेरम, और एनिमल को लेकर बुक पब्लिश करी सिस्टिमा नेचुरई। तो एनिमल के नाम अलग बुक में थे, प्लांट के नाम अलग बुक में थे। उसके बाद लगभग 200 साल के बाद 1900 कुछ में, 1970 में क्या हुआ कि बॉटनी के नाम, जूलॉजी के नाम के लिए अलग उसी नियमों में कुछ बदलाव आए। तो उसको हमने फिर नाम दे दिया ऐसे, ICBN और ICZN। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 1750 के आसपास जब हमने कैरोलस लीनियस के नाम को एक्सेप्ट कर लिया, तो लगभग 200 साल के बाद कुछ बदलाव आए हैं नियम में। सही है? बॉटनी के नाम के अलग रूल्स हो गए, मतलब कुछ बातें अलग होंगी, मैक्सिमम रूल सेम थे, कुछ चीजें अलग करी। बॉटनी के नाम की, जूलॉजी के नाम की, कल्टीवेटेड प्लांट के नाम की, समझ में आ रहा है? वायरस के नाम की, बैक्टीरिया के नाम की, हल्के हल्के रूल बदल दिए। क्लियर है? जैसे मैं आपको समझाता हूं क्यों। गेहूं की 5 वैरायटी है, ठीक है तो वीट ही, पर पांचों को अलग साइंटिफिक नाम देना है क्योंकि अलग इंपॉर्टेंस है। तो कल्टीवेटेड प्लांट में हल्के अंतर भी नई स्पीशीज बनाई हुई है। समझ आ रहा है? बोलो, ये समझ पा रहे हो? कल्टीवेटेड प्लांट समझ में आता है, जिनको खेती में उगाते हैं। तो अपने दिमाग में बिठाओ कि साइंटिफिक नेम एक दिन में नहीं बना था, जिसने रूल्स दिए थे उसी के सबसे ज्यादा नाम है। इसलिए सबसे ज्यादा नाम किसने दिए में? कैरोलस लीनियस ने। उन रूल्स में भी कुछ बदलाव हुए, कोड्स आए थे, कोड्स, हल्के बदलाव, लगभग 200 साल के बाद। ICBN, ICZN, ये क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ऐसे करके। क्लियर है? पर हमने एक बेसिक जो ले लिया ना कि हर नाम में 2 हिस्से होंगे, इसको नहीं बदला। तो इसका मतलब ICBN, ICZN कोई नया तरीका नहीं है, वही कैरोलस लीनियस के रूल्स में हल्का सा बदलाव कर दिया है बॉटनी और जूलॉजी के नाम को लेकर। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, जूलॉजी में जो किंग कोबरा है उसका नाम है नाजा नाजा, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि सेम जीनस और सेम स्पीशीज प्लांट में यूज नहीं होता। प्लांट में कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसका जीनस और स्पीशीज सेम हो, इनमें है। समझ में आ रहा है? एनिमल्स में तो कुछ हल्के अंतर है। क्लियर? बोलो, समझ में आ रहा है? ये कहानी चल रही है पूरी। चलो लिखो। हाँ बेटा बोल। वो है एक ही स्पीशीज, स्पीशीज से नीचे आती है वैरायटी, ठीक है? लेकिन उसको अलग नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कल्टीवेटेड प्लांट है। नोट करो भाई जल्दी। देखो, किसी तरह की पार्टी की उम्मीद में बैठे हो, कुछ मत बैठो, मैं पहले बता रहा हूं। हाँ, ठीक है? जो तुम्हारी शक्लें बता रही है ना, हाँ हाँ, पाप लगेगा तुम्हें, चिंता ना करो। हाँ
इसको? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम्हें पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, पढ़ लो। हाँ, दोबारा 1 मिनट रुको भाई। हाँ भाई बस। क्या? खेती वाले जो प्लांट होते हैं उसमें सेम सेम स्पीशीज में कई नाम दे देते हैं, अलग अलग वैरायटी देते हैं, उनको ज्यादा वैल्यू दी गई है। वैल्यू देनी भी चाहिए ना, खेती के प्लांट है वो तुम्हारे। ठीक है चलो भाई जल्दी करो, भाई पढ़ ले तो। हाँ, लिख लिया बेटा, लिख ले जल्दी से, लिख लिया। एनसीईआरटी पढ़। जल्दी करो बेटा। लिखो जल्दी से फास्ट। लिख लिया? हम्म, जल्दी लिखो बेटा। पढ़ाई पे ध्यान दो भाई। हाँ, लिख लिया? इसीलिए मैंने ज्यादा लिखा है। ज्यादा नाम लिखने से थोड़ी होगा, जो सही होगा वो होगा ना। इनके रूल एक्सेप्ट नहीं हुए, गलत नहीं है, कुछ कमियां थी एक्सेप्ट नहीं हुए, जो सही होगा उसको एक्सेप्ट करना है ना। ज्यादा लिखने वाले से थोड़ी होता है। एक कॉन्फ्रेंस मतलब साइंटिस्ट लोगों की कॉन्फ्रेंस होती थी। कॉन्फ्रेंस को बेटा मेरी बात सुनो, कॉन्फ्रेंस वर्ड को ही कांग्रेस बोलते हैं एक्चुअल में। तो साइंटिस्ट लोगों की कांग्रेस बैठती थी, समझो मेरी बात। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुमने हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं 9th 10th की, तो तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, दिक्कत ये है। एकदम वहां पे जीरो है, माइनस में चल रहा है सब। और दिक्कत क्या है कि तुम क्या करोगे, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे गलती से मेडिकल में सिलेक्ट हो गए, फिर जाकर कहोगे भाई ये आईएएस बनेंगे, और तुम्हें कुछ नहीं पता कि इंडिया में क्या चल रहा है, कुछ नहीं। उसमें भी 4 साल लगेंगे फिर, है ना। और वो 12th फेल वाली देख के चक्की पे आटा पीसने की कोशिश करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैं नहीं देखूं? क्यों नहीं देखूं भाई, मैंने पेपर देने हैं, तुम्हें नहीं देखनी है। इसका मतलब होता है तुम्हें नहीं देखनी, मुझे तो देखनी है भाई। हाँ, चले, ठीक है। चलो भाई, ये लिख लिया, अगला लिखो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स बाय कैरोलस लीनियस। पब्लिश्ड नेम, किसमें पब्लिश किया है? बताओ भाई, बुक के नाम बताओ, बुक के नाम। सिस्टिमा नेचुरई, अरे रुक जाओ, स्पीशीज प्लांटेरम। इसमें किसके नाम थे? प्लांट्स के। और इसमें किसके नाम थे? एनिमल्स के। बेटा आज को एक पिट पिटा जाएगा, मैं पहले बता रहा हूं, है ना। हाँ मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, फिर वो मुझे आज से 4 साल बाद मैसेज करेगा, सर याद है आप, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने बर्थडे में पीटा था, है ना। वो ऐसे पहचान बताया करेगा अपनी, है ना। हाँ, है।
हाँ भी करूंगा 2-3 के, आजा अब लाइन से आना, क्लास के बाद लाइन बना लेना। ठीक है, इधर देखो बेटा, देखो लेटर रूल्स क्या हुए, चेंज हुए, ठीक है, एंड डेवलप्ड कैरोलर इंटरनेशनल कोड्स, क्या आ गए हमारे पास, इंटरनेशनल कोड्स आ गए। सेपरेट कोड्स, कोड का मतलब नियम है, रूल्स हैं, सही है, सेपरेट कोड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके लिए अलग अलग रूल्स आ गए। मेरी बात समझो ध्यान से, लीनियस ने 1750 में जो, उससे पहले से वो काम कर रहे थे, 1750 में उनके नाम एक्सेप्ट हुए हैं और बुक दोनों पब्लिश हो गई, एक 1751 या 52 में, एक 1758 में, हमें डेट नहीं याद करनी, हमें सिर्फ आइडिया दिमाग में रखना है कि रूल्स बदलने में भी उसके बाद भी लगभग 200 साल लग गए। 1970s के आसपास ये रूल्स आए थे, कौन से, ये वाले। तो बाद में जो कैरोलस लीनियस ने रूल्स दिए उसमें चेंज आकर ये बना आईसीबीएन, फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड्स, किसके लिए, फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, किसके लिए, बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। फिर है आईसीजेडएन, क्या लिखोगे, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब ये दोनों एनसीईआरटी में दे रखा है, ये दोनों किस में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास है इंटरनेशनल कोड फॉर बीएसीएन, ये बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं लिखवा देता हूं कि क्या पता फुल फॉर्म आ जाए। उसके अलावा आईसीवीएन है, वायरस के लिए, ठीक है। एक है इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, हाँ, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ कैसा प्लांट, कल्टीवेटेड प्लांट, यस, यहां तक समझ में आ रहा है, अरे बोलो, ठीक है। तो खेती वाले प्लांट के लिए अलग नियम बना दिए, तुम्हारे सिलेबस में आईसीबीएन और आईसीजेडएन है, मैं फिर रिपीट करूंगा, फुल फॉर्म्स के कुछ टॉपिक हैं, आईसीबीएन, आईसीजेडएन, एक जीएसी लिखा हुआ है, सही है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है? क्या चीज, 3 एक्स्ट्रा मर्जी है कर ले, पर कम चांसेस आने के, ये तो मैंने इसलिए लिखवा दिया क्योंकि पुराने नोट्स में शायद होगा, ठीक है। हाँ, नए नोट्स में पिछले साल नहीं लिखवाया मैंने, शायद ये लिखवाए हैं, पिछले साल नहीं कराया है, पूरा लिखा है, ये लिविंग वर्ड नहीं था ना, वो था कि नहीं था, अच्छा, बैठ जा भाई, तू बुराई कर रहा है, बैठ के बताओ, सामने से बुराई कर रहा है, गलत बात है, हाँ हाँ, पढ़ लो भाई, ये टीका का क्या लगा रखा है भाई, क्या हुआ है, क्या होता है, कोई पूजा होती है घर पे, पूजा होती होगी ना कोई, कुछ सावन की कोई पूजा होती है, तो आज के बाद से फिर चिकन खा सकते हैं हम, हैं, ऐसा कुछ होता है, 19 के बाद से, हैं, कब खत्म हो रहा है, 19 के, अच्छा राखी वाले दिन के बाद, ठीक, मैं नहीं खाता बेटा, नहीं बच्चे, मैं कुछ नहीं खाता, देख बेटा, मैं काम इसलिए ज्यादा कर पाता हूं, मैंने इन सब चीजों से बराबर दूरी बना रखी है ना, मैं इस बात पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मैं तेरे को और बता रहा हूं,
मुझे अगर नाई की शॉप खुली मिल जाए ट्यूसडे को तो मैं ट्यूसडे को कटवा लूं बाल। मुझे इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। मैं जेन्युइन बता रहा हूं तुझे। ये सब मेंटली क्या फर्क पड़ता है यार। ठीक है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ जो है आप लोग सही से निकालो, है ना। ठीक है। हाँ, ये भगवान को प्रे करना है सिर्फ नीट के एग्जाम से एक दिन पहले कि पेपर ठीक आ जाए, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ। है क्या चीज? हाँ, नहीं नहीं, इस बार तो कुछ बड़ा होगा तुम्हारे साथ, पक्का कुछ ना कुछ बड़े चेंजेस आने वाले हैं। वेट करो बेटा, लिख लो लिख लो। क्या टाइम हो रहा है? चलो ठीक है, यहीं तक करो, बस है। कोई कोई किसी तरह कोई शोर नहीं। सुन लो ध्यान से, कल इसको चैप्टर को कंप्लीट करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे टॉपिक हैं। सुनो, पहले सुन लो, सुनो ध्यान से। एक ये चैप्टर कंप्लीट करना है, दूसरा प्लांट किंगडम के स्टार्टिंग के जो 2 पेज है ना, वो कराने हैं मुझे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से एल्गी स्टार्ट कर पाएंगे। मैं एग्जांपल्स लिखवा दूंगा प्लांट किंगडम के आप लोगों को, वो आप याद करके आएंगे ताकि हम कर सके। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, कर लो।